फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है परक्विजिट्स क्या होती है, टैक्स फ्री परक्विजिट्स क्या होती है और टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज पढ़ाया है। अब आपको बताएंगे परक्विजिट्स को कैसे वैल्यूएट किया जाता है, कैसे उनकी वैल्यूएशन करेंगे, परक्विजिट्स की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट परक्विजिट्स की वैल्यूएशन करना आपको बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। डियर स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टू टर्म्स। सबसे पहले दो कंडीशंस हैं आपके पास। एक फर्स्ट कंडीशन है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो देखिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए कंडीशन अलग है, प्राइवेट बाकी सब तो प्राइवेट एम्प्लॉयज होंगे, उनके लिए कंडीशंस अलग है। This accommodation can be provided by the government also and other employer, companies, etc. वो भी अपने यहाँ एकोमोडेशन अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर सकते हैं और करते भी हैं। तो हमें इनकी वैल्यूएशंस कैसे करना है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब देखिए, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप क्वेश्चन में देखें एज पर गवर्नमेंट रूल। गवर्नमेंट का रूल क्या कहता है? आपके हिसाब से हो सकता है उसकी वैल्यूएशन 1 लाख रुपीज पर मंथ हो, लेकिन गवर्नमेंट रूल में दिया हुआ है केवल 20,000 रुपये कटेगा, 20,000 रुपये ही चार्ज किया जाएगा, तो केवल 20,000 ही होगा। आपको उसके फेयर मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। आपको देखना है व्हाट इज गवर्नमेंट रूल फॉर द रेंट फ्री हाउस। तो जो भी अमाउंट होगा वो आपने रख लिया। इसके बाद इफ एनी फर्नीचर हैव बीन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय, अगर फर्नीचर दिया है तो फर्नीचर की टोटल वैल्यू का जो भी वैल्यू हो, यानी बुक वैल्यू जो भी हो, उस बुक वैल्यू का 10% वेयर एंड टियर एक्सपेंसेस यानी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तो ये भी अमाउंट आपको ऐड कर लेना है साथ में। इफ एनी डिडक्शंस या कलेक्शंस हैव बीन मेड फ्रॉम द एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय से कुछ भी मिल गया है आपको तो उसे माइनस कर दो। ठीक, ये टैक्सेबल परक्विजिट्स आपकी हो जाएगी। यानी गवर्नमेंट रूल में तो बहुत इजी था, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत इजी है। जो भी एज पर गवर्नमेंट रूल जितना भी अमाउंट आ जाए वो ले लो, फर्नीचर की वैल्यू ले लीजिए, और अगर कुछ पेमेंट किया है तो उसे माइनस कर दो, नहीं पेमेंट किया कोई बात नहीं, टोटल अमाउंट आपका परक्विजिट्स बन जाएगी। राइट बच्चों, अब गवर्नमेंट रूल तो आपका खत्म हो गया। देखिए, इसके बाद आ जाता है आपके सामने प्राइवेट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आपको देखना है एज पर गवर्नमेंट रूल का कंसेप्ट यहीं से खत्म हो जाता है। फेयर मार्केट वैल्यू का भी कंसेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया। आपके पास सिर्फ ये देखना है कि इफ हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। हाउस अगर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो अलग रूल है, और नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो अलग रूल है। ठीक, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यह देख लेना है कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है कि नहीं है। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो तुरंत आपको क्या देखना है, पॉपुलेशन देखिए। पॉपुलेशन देखो कौन सी सिटी है, कहाँ पर एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि हर एक सिटी में अलग अलग रेंट होता है। एक ही सिटी में कुछ प्लेसेज ऐसे होते हैं जो बहुत महंगा होता है, कुछ प्लेसेज ऐसे होते हैं जहां बहुत सस्ता रेंट होता है। तो आपको देखना है कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में अगर वहां की पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख है, वहां की पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख है, तो आपको 7.5% ऑफ सैलरी ले लेना है। फिर बच्चों, आपके दिमाग में एक बात और आनी चाहिए कि सर कौन सी सैलरी, 10% ऑफ बेसिक सैलरी या अलाउंसेज ऐड करने के बाद की सैलरी, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज ऐड करने के बाद की सैलरी, या परक्विजिट्स भी जोड़ने के बाद की सैलरी। बहुत सारा कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ चुका होगा, इतना हमें पूरा विश्वास है। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसी वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो देखें, if population is less than 10 lakh
तो आपको लेना क्या है 7.5% ऑफ सैलरी, सिर्फ इतना याद रखो। इफ पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख बट लेस देन 25 लाख तो आपको लेना है 10% सैलरी, यानी 7.5, 10 लाख से नीचे, 10 लाख से ऊपर लेकिन 25 लाख से नीचे तो आपको 10% सैलरी लेना है। और इफ पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख, 25 लाख और मोर, 25 लाख और मोर यानी सभी जगह का आप ले लीजिए, किसी भी सिटी में जहां की पॉपुलेशन 25 लाख या इससे ज्यादा है तो आपको लेना है 15% ऑफ सैलरी। ठीक, ये तो पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी कि 10%, 7.5% और 15% सैलरी लेना है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है फर्निश्ड हाउस, अनफर्निश्ड हाउस, तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। अगर फर्निश्ड है तो फर्नीचर होगा, अनफर्निश्ड है यानी फर्नीचर नहीं होगा, बस। तो अगर फर्नीचर है तो फर्निश्ड है, तो फर्निश्ड है तो फर्नीचर की भी कॉस्ट को हम ऐड करेंगे, कॉस्ट को नहीं बल्कि उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तो फर्नीचर है तो 10% फर्नीचर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, इसी परक्विजिट्स के साथ ऐड कर लो, यानी 7.5 या 10% या 15% के साथ में ऐड कर लो। इफ देयर इज एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के सैलरी से अगर कोई पैसा चार्ज किया गया है या उससे ले लिया गया है, वापस ले लिया गया, कुछ रेंट वो चार्ज करते रहे हैं, तो आप उस अमाउंट को यहाँ से माइनस कर देंगे। तो टोटल परक्विजिट्स ये आपकी बन जाएगी। जो भी अमाउंट परक्विजिट की आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी टोटली टैक्सेबल, वो टोटली सैलरी में ऐड कर देंगे। जब आप सैलरी कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसमें ऐड हो जाएगा। बच्चों ये बिल्कुल कंफ्यूज ना होना कि अब जो भी वैल्यू निकाला है इतने तक का एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। मेरे साथ कई ऐसे बच्चे आए हैं अभी तक जिन्होंने इस वैल्यू को निकालने के बाद और एग्जेम्प्ट कर दिया, किस अमाउंट से, फेयर मार्केट वैल्यू से, ठीक, उतना पोर्शन माइनस कर दिया। लेकिन आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा, यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बता दिया फेयर मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। कहीं पर भी कुछ भी रेंट दिया हो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में पॉपुलेशन क्या है, सिर्फ यही देखना है, रेंट नहीं देखना है। तो 7.5% और 10%, 15% कैलकुलेट करने के बाद 10% फर्नीचर का ऐड कर लीजिए, जो भी एक्सपेंसेस है उसे माइनस कर लो, या जो भी अमाउंट चार्ज किया गया उसे माइनस कर लो। उसके बाद जो भी वैल्यू आप परक्विजिट होगी दैट विल बी फुल्ली एडेड टू द वैल्यूएशन ऑफ सैलरी। सैलरी की वैल्यूएशन करते समय, सैलरी की कंप्यूटेशन करते समय उसमें आप रख देंगे। अब आप देखिए इफ हाउस इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉयर किराया पे कर रहा होगा, तभी तो आपको दिया। रेंट फ्री एकोमोडेशन आपको उसी समय प्रोवाइड किया गया होगा जब उसने किराया खुद दिया होगा। तो बच्चों उसने जितना भी किराया दिया है, रेंट या हायर चार्जेस जितना वैल्यू है वो ले आओ, और पॉपुलेशन बिल्कुल ना देखो। अब पॉपुलेशन नहीं देखना है, आपको सीधे 15% सैलरी ले लेना है। तो रेंट पेड और हायर चार्जेज पेड बाय द एम्प्लॉयर या 15% सैलरी दोनों में जो कम हो उस वैल्यू को ले आओ। रेंट पेड या 15% सैलरी, अब ना 10% देखना ना 7.5% देखना, सभी एम्प्लॉयज के लिए हर जगह पर एक ही वैल्यू अप्लीकेबल होगी और वो होगा 15% ऑफ सैलरी या रेंट चार्जेज। जो भी दोनों में से कम हो ये आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स बन जाएगी। अगर फर्नीचर दिया है तो फर्नीचर की वैल्यू ऐड कर दो, अगर फर्नीचर नहीं दिया कोई बात नहीं। अगर कोई भी चार्जेज एम्प्लॉय से लिया गया है या उसकी सैलरी से डिडक्ट किया गया है तो इस पोर्शन को माइनस कर दोगे। जो भी एम्प्लॉय ने पेमेंट किया है, एम्प्लॉय ने पे किया है या एम्प्लॉय के सैलरी से आपने डिडक्ट कर लिया है, तो इस अमाउंट को माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स हो जाएगी। समझ गए बच्चों? अब आपको एक शॉर्ट रिवीजन देता हूं, शॉर्ट रिवीजन बिल्कुल। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस देखिए,
जब कभी भी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस आए तो आप तुरंत देखें वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। जैसे ही वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस आया, आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है। क्या देखेंगे बच्चों? क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ने के बाद पता चला हाँ सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक बेटा। अगर आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो तुरंत आपको क्या देखना है? गवर्नमेंट रूल दिया होगा, उसी क्वेश्चन में गवर्नमेंट रूल की पेमेंट दी होगी। जो भी गवर्नमेंट रूल का पेमेंट दिया है उसे ले आओ। इसके बाद कोई भी फर्नीचर है तो फर्नीचर का 10% ऐड कर लो, ये हो गया। लेस कर दीजिए अगर कोई भी अमाउंट डिडक्ट किया गया है, अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, सैलरी से जो भी अमाउंट डिडक्ट किया गया उसे माइनस कर लो, ये आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स हो जाएगी। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स बच्चों समझ में आया? बिल्कुल। यानी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको क्या देखना? गवर्नमेंट रूल, एज पर गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट रूल की अमाउंट क्या दिया हुआ है वो ले आओ, फर्नीचर ऐड कर लो, उसके बाद डिडक्शन से जो भी हुआ है माइनस कर दो, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स आ जाएगी। अब इसके बाद अगर आपने क्वेश्चन में देखा सर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं लग रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो इसका मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय होगा। प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उसके लिए तुरंत आप देखिए कि क्या वो एकोमोडेशन कंपनी का ओन्ड है या कंपनी ने किराए पर लिया है। ठीक, क्या देखेंगे? इज इट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर ये ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो देखिए पॉपुलेशन, क्या देखेंगे आप? पॉपुलेशन उस सिटी की क्या है? लेस देन 10 लाख है, लेस देन 10 लाख है, 10 लाख से कम है, लेस देन 10 लाख है तो आपको क्या लेना है? 7.5% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी, ये ले आए। अगर पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, मोर देन 10 लाख बट लेस देन 25 लाख, ये कंडीशन है तो आपको क्या लेना है? 10% ऑफ सैलरी, ये ले लिया। अगर वहां की पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है, मोर देन 25 लाख है तो आपको क्या लेना है? 15% ऑफ सैलरी, ये। अब इन तीनों में से कोई एक ही कंडीशन तो होगी आपके पास, चाहे 7.5% वाली कंडीशन हो, चाहे 10% वाली, चाहे 15% वाली, तीनों में से केवल एक कंडीशन आपके पास होगी। तो बच्चों चाहे ये सैलरी आएगी, चाहे ये आएगी या ये आएगी, इनमें से एक अमाउंट आप ले आए। इफ एनी फर्नीचर हैव बीन प्रोवाइडेड, अगर कोई फर्नीचर दिया हुआ है तो फर्नीचर का 10% वेयर एंड टियर एक्सपेंसेज यानी डेप्रिसिएशन आप ऐड कर लेंगे। इसके बाद माइनस कर लो अगर कोई भी डिडक्शन दिया गया है तो, इफ एनी डिडक्शन फ्रॉम सैलरी हुआ है, सैलरी, ये माइनस कर लो, जो भी पॉइंट आपके पास बच गई यही होगी वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, परक्विजिट्स, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, एंड दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के हाथ में यही अमाउंट टैक्सेबल हो गया। अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखें, इफ हाउस इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो आप देखें एम्प्लॉयर ने रेंट पे किया होगा या हायर चार्जेज पे किया होगा, रेंट या हायर चार्जेज पेमेंट किया गया होगा ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय।
तो रेंट या हायर चार्जेज ले लीजिए। इसके बाद अगर फर्नीचर दिया है तो फर्नीचर का 10% ले आओ। टोटल अमाउंट में से जो भी डिडक्शंस हो माइनस कर लो। सैलरी से जितना अमाउंट डिडक्ट किया गया उसे माइनस कर लेंगे। ये अमाउंट वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स हो जाएगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और बन रहा होगा कि सर आपने सैलरी मीन्स नहीं बताया। बच्चों बिल्कुल, मैं जानता हूं कि आप किस जगह पर रुक सकते हैं, स्टॉपेज कहां आ सकती है सैलरी पर, क्योंकि अभी अब मैंने आपको सैलरी नहीं बताया है कि कौन सा अमाउंट सैलरी का होगा जिस पर 7.5%, 10%, 15% कैलकुलेट किया जाना है। तो आइए अब आप देखिए सैलरी मीन्स क्या होती है, सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे। बच्चों देखो, अभी आपको हमने पीछे पढ़ाया है, फुली टैक्सेबल अलाउंसेज पढ़ाया है, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज पढ़ाया है और एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज पढ़ाया है। यही पढ़ाया ना। इसके बाद आपको सीधे सीधे हम परक्विजिट्स पर कूद गए। हम सभी लोग परक्विजिट्स पर आ गए। अब जब हम परक्विजिट्स पर हैं तो इसके पहले जो भी पढ़ा है मैंने वो सब यहाँ पर आनी चाहिए। अब आप देखें सैलरी मीन्स, सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी पहले ले आइए, चाहे जैसे भी आपने बेसिक सैलरी कैलकुलेट किया हो। ग्रेड पेपर हो तो ग्रेड पेपर ले आइए। सैलरी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है तो उसे ले आओ। लास्ट डे ऑफ सेम मंथ है तो उसको ले आइए, राइट। एरियर ऑफ सैलरी है वो ले आओ, एडवांस सैलरी है वो ले आओ। ये सभी बेसिक सैलरी के पार्ट थे जो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, राइट। इसके बाद ऐड कीजिए इसमें फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेज, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेज। जितने भी अलाउंसेज आपको 16 अलाउंस बताए हैं जो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेज होते हैं, याद है ना आपको। बेसिक सैलरी, डीए, डीपी, कमीशन ऑन सेल्स, सीसीए एक्सेट्रा। लेकिन ध्यान रखो कि जो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेज आएगा उसमें से डीए नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? डीए, केवल डीपी। तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेज में आपकी डीपी आएगी, डियरनेस पे, डियरनेस पे हो जाएगा, सीसीए हो जाएगा, मेडिकल अलाउंस हो जाएगा, डॉग अलाउंस होगा, यानी बाकी सभी अलाउंसेज होंगे, कमीशन होगा और मैरिज अलाउंस होगा, सभी अलाउंसेज, ऑल अलाउंसेज एक्सेप्ट डीए। डीए को छोड़कर बाकी सभी अलाउंसेज आपको ले लेना है, ठीक। डीए को, डीए की जगह पर क्या आनी है? डीपी। इसके बाद टैक्सेबल पोर्शन, पोर्शन ऑफ पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज, अलाउंसेज। पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज बच्चों के कौन कौन से थे? आपको हाउस रेंट अलाउंस पढ़ाया, इंटरटेनमेंट अलाउंस पढ़ाया, अंडरग्राउंड अलाउंस दिया, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज हैं। ये सभी बहुत सारे पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज हैं। उसमें से एग्जेम्प्टेड पोर्शन को हटाकर, एग्जेम्प्टेड पोर्शन को छोड़कर बाकी जितने भी होंगे वो सभी इसके पार्ट हो जाएंगे, राइट। जैसे हाउस रेंट अलाउंस आपने लिया तो हाउस रेंट अलाउंस 20,000 रुपये था, इसमें से 5,000 रुपये की एग्जेम्पशन मिल गई, छूट मिल गई, तो बाकी का 15,000 यहाँ पर टैक्सेबल होगा। जैसे आपने हॉस्टल अलाउंस लिया, हॉस्टल अलाउंस आपका था 10,000 रुपये का, मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको बताया गया था 7,200 होगा, तो रिमेनिंग पोर्शन 2,800 यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐसे सभी पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज के टैक्सेबल पोर्शन जो होंगे वो आपके सैलरी के पार्ट बनेंगे। अब फुली टैक्सेबल पार्टी एग्जेम्प्टेड छोड़ देना, एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज बिल्कुल छूट जाएंगे।
तो देखिए क्या क्या नहीं इंक्लूड करते, इसको भी देख लीजिए। सैलरी मीन्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ये तो इस पार्ट में हो गया। क्या क्या नहीं इंक्लूड करते हैं वो देखिए। नॉट इंक्लूडेड, क्या नहीं इंक्लूड करेंगे? एग्जेम्प्टेड अलाउंस नहीं करेंगे, एग्जेम्प्टेड अलाउंस। फिर एग्जेम्प्टेड पोर्शन ऑफ पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज का एग्जेम्प्टेड पोर्शन बिल्कुल छोड़ देंगे। यहां भी वही बताया ना, HRA 20,000, 5,000 एग्जेम्प्ट है, तो जितना एग्जेम्प्टेड है उसको छोड़ करके ये इसको नहीं इंक्लूड करना, इसको छोड़कर इंक्लूड करना है। इसे नहीं इंक्लूड करना है, वो यहाँ पर लिख दिया पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। और इसके बाद बच्चों अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको परक्विजिट्स पढ़ाया है। परक्विजिट्स में कोई भी होगी, कोई परक्विजिट्स, एनी परक्विजिट्स, सब छोड़ दीजिए, कोई परक्विजिट्स नहीं ऐड की जाएगी। जो सेक्शन 17(2) में जितनी भी परक्विजिट्स आपको पढ़ाई गई है, एक भी परक्विजिट्स यहाँ नहीं ऐड होगी इसके सैलरी मीन्स में, समझ गए? कोई भी परक्विजिट नहीं, कोई भी बेनिफिट भी नहीं होगी, कोई भी बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट हो, मेडिकल बेनिफिट हो, फ्रिंज बेनिफिट हो, कोई बेनिफिट ऐड नहीं करनी है। ये सभी पोर्शंस एक्सक्लूड करके चलना है। ये एक्सक्लूडेड होते हैं, ये इंक्लूड होते हैं। जब इनको हम टोटल कर लेते हैं तो ये हमारे पास सैलरी मीन्स आ जाती है। सैलरी मीन्स सैलरी, तो इसी का 10%, इसी का 7.5%, इसी का 15% हमें कैलकुलेट करना होता है। तो बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक आप इसे एक बार और अच्छी तरह से मेमोराइज कर लो, कि जिससे जब मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊं तो ये ना पूछें आप कि सर इसको ऐड क्यों नहीं किया, ये क्यों ऐड नहीं होता है। ठीक, इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो पर आप आएंगे, तब मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस पर कैलकुलेट करना बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, जय श्री राम।